नहीं, जो दिनेश लाल जी का बयान ओवैसी जी को लेकर है, इससे ओवैसी जी को कितना फायदा होने वाला है? फायदा नुकसान के बारे में नहीं जानता मैं, लेकिन मैं फिर से दोबारा दोहरा दूं कि उनका ये व्यक्तिगत बयान है। व्यक्तिगत बयान भले हो, लेकिन अंदर से आवाज तो कुछ निकली है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो निरहुआ सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। उनके मुख से निकली हुई एक एक बात वो पूरे देश में उनके नाम भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्मण रेखा के नाम से जानी जाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि लक्ष्मण रेखा शामिल करने के लिए सोशल मीडिया पर पोसा जा रहा। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा होगा। दिनेश लाल जी भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक है। यदि कहे होंगे तो क्या कहेंगे आप? नहीं, कोई सवाल कि यूपीओ में लड़ी है ओवैसी चचा अब चरैया लोग भैंसी और समीकरण को होई ऐसी तैसी चचा अब चरैया लोग भैंसी। ये जो आप लोग नेतागिरी कर रहे थे, चट्टी चौराहे पे अपना पूरा जो समीकरण बना रहे थे, अब वो समीकरण बनने वाला नहीं, आप लोगों को भैंस चराना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीजीएस न्यूज 24। इस समय दीदारगंज रोड रेलवे स्टेशन पर हम हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ का एक बयान सोशल मीडिया पर चल रहा है ओवैसी जी को लेकर और भैंस को लेकर, भैंस चराने को लेकर। तो जिस तरह से ये बयान चल रहा है, इस बयान की प्रतिक्रिया जो है आजमगढ़ में क्या है उसको हम दिखाएंगे जमीनी स्तर पर, क्योंकि दिनेश लाल सुपरस्टार आजमगढ़ धरती से ही लोगों ने चयन किया था उनको। उनकी पहली गीत जब आई थी उसको लोगों ने पसंद किया था। उनकी पहली फिल्म जो आई थी आजमगढ़ के भोजपुरिया लोगों ने पसंद किया था। तो अब इस जो बयान आया है उसको लेकर जनता की क्या प्रतिक्रिया है, आइए हम जानते हैं। इस समय जो है रेलवे के पास में है, रेलवे स्टेशन के पास में है। आइए। तो सर क्या नाम है आपका? अजय अखिलेश यादव जी। आपका नाम सर? रविंद्र यादव। नागेंद्र यादव। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। मैं जिला पंचायत क्षेत्र मकसूदिया से एमआईएम पार्टी का प्रत्याशी हूँ। देवेंद्र यादव। मोहम्मद तमीर। राजेश यादव। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। लेकिन इस सबसे बड़ी बात ये कि भोजपुरी के सुपरस्टार और भाजपा के स्टार प्रचारक दिनेश लाल यादव का एक बयान आया था ओवैसी जी को लेकर, भैंस चराने को लेकर। इस वीडियो को लोगों ने बहुत पसंद किया है, लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी सोशल मीडिया बढ़ चढ़ कर दे रहे हैं। तो उसमें क्या कहेंगे आप? क्योंकि भोजपुरी का जो सुपरस्टार हैं दिनेश लाल यादव, भोजपुरी का गर्व आजमगढ़ माना जाता है, क्योंकि भोजपुरी को पसंद करने का जो यहाँ सिलसिला है 100% है। कहा जाता है कि जो चीज़ 100% होता है वो अपने आप में बहुत मायने रखता है। ऐसे में दिनेश लाल यादव के लिए यह आजमगढ़ की धरती बहुत मानी जानी पड़ती है। और क्योंकि पिछला जो चुनाव उन्होंने लड़ा था आजमगढ़ से, सदर से लड़ा था, ऐसे में प्लस पड़ता है। तो आइए जानते हैं क्या प्रतिक्रिया है। दिनेश लाल यादव भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं और आजमगढ़ सदर लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी रहे हैं। आज जिस बयान की बात हो रही है, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। और जो भी इस तरह का कार्य करे ये पूरी तरह से निंदनीय कार्य है। किसी भी व्यक्ति के मान सम्मान से नहीं खेलना चाहिए और किसी भी व्यक्ति के बारे में इस तरह की अफवाहें नहीं फैलाना चाहिए कि वो एक समाज के प्रति कि विद्रोह की स्थिति हो कि उस समाज का है, नेता है। आज दिनेश लाल यादव को एक तरह से मान लीजिए कि पूर्वांचल के यादव दिनेश लाल यादव जी को अपना नेता भी मानते हैं। नहीं, जो नेता मानने वाली बात अलग है। जो ये टिप्पणी आई है आपको बता रहे तोड़ मोड़ कर, लेकिन इसमें लय है, गाने का सुर है, जो अंदाज है, तो वो कुछ अलग ही बयान। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, पूर्ण विश्वास है कि मुझे ये टिप्पणी ये जो लाया गया है सोशल मीडिया पे पूरी तरह से तोड़ मोड़ कर, मैं बार बार कह चुका हूँ। 15 सेकंड का एक वायरल हुआ था, फेसबुक लाइव हुआ था केशव प्रसाद मौर्य जी का, 15 सेकंड का, और उसमें भी सरकार और मोदी जी के खिलाफ अफवाहें उड़ाई गई उस वायरल। तो सोशल मीडिया किसी के बयान को कैसे बदल दे ये कोई निश्चित नहीं है। कोई निश्चित नहीं है। भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने कहा कि पहली बात तो मैं सबसे पहले इस बयान की घोर निंदा करता हूँ। उन्होंने एक टिप्पणी किया है
नहीं, ये तो कह रहे हैं कि ये तोड़ मरोड़ को पेश किया गया है। वो उनका अपना व्यक्तिगत मामला है। नहीं, वो उनका उनकी अपनी व्यक्तिगत व्यक्तिगत मामला राय है। नहीं है। उनके अंदर हाँ। जो खुशी है, जी, उनके अंदर एक खुशी जागृत हुई, जैसे साक्षी महाराज के अंदर एक खुशी जागृत हुई। बिहार चुनाव के तत्काल बाद उन्होंने कहा था कि ओवैसी का उत्तर प्रदेश में भी स्वागत है, ओवैसी ने बिहार में भी हमारी मदद किया, उत्तर प्रदेश में भी करेंगे, बंगाल में भी करेंगे, उनका बयान आया था। उसी तरह से निरहुआ का भी बयान आया कि यूपीओ में लड़ी हैं ओवैसी चचा लोग चरावा या भैंसी। तो हम गर्व से कहते हैं कि हम भैंस चराने वाले हैं, हम भैंस पालने वाले हैं। लेकिन अगर आपको ये शक है, आपको ये दम्भ है, आपको सत्ता का घमंड है, तो हम आपको दावे के साथ कहना चाहते हैं कि हम भैंस चराना भी जानते हैं और भैंस दूहना भी जानते हैं और भैंस को खूंटा गाड़ करके बांधना भी जानते हैं सही जगह पर के। और दूसरी बात, हम भाई साहब से भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि उनके बयान, आपने कहा तोड़ मरोड़ कर बयान पेश किया जा रहा है, हम कह रहे हैं कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है तो ठीक है, भैंस से संबंध तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, लेकिन चचा यूपीओ में लड़ी हैं ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी का संबंध क्या है, ये भाई साहब दोनों लोग स्पष्ट करें, क्योंकि इनकी पोल खुल चुकी है। जो ये आंतरिक गठबंधन था, अंदर से इनका गठबंधन था, वो बाहर आ चुका है, जनता के सामने, वो जनता के सामने सच्चाई खुल चुकी है। क्योंकि बिहार में आपने कैसे लड़ा, और जितने ओवैसी के पार्टी के विधायक थे, सारे लोग नीतीश सरकार में शामिल होकर के मंत्री पद को सुशोभित करने का काम कर रहे हैं, और सेम वही बंगाल में भी काम कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम ओवैसी के लोग हैं। आप बी टीम हैं। दूसरों को लगता है। और बात रही दिनेश लाल यादव निरहुआ जी की, जो भोजपुरी सुपरस्टार हैं, उनका अपना व्यक्तिगत बयान था, एक चौपाल थी, उन्होंने उस चौपाल पे कहा है आज़ाद देश में लोग रहते हैं, जो चाहे बोल सकते हैं, किसी को मतभेद नहीं किसी बात पे। और बात रही दूसरी बात की है, ओवैसी साहब यहाँ से लड़ रहे हैं, तो क्या ऐसा कोई होता है कि जो राष्ट्रीय पार्टी या कोई पार्टी बनाता है तो वो क्या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश नहीं जा सकता? ऐसा बैंड तो है नहीं। ओवैसी साहब वहाँ से निकले, महाराष्ट्र गए, उन्होंने 2 विधायक, 1 सांसद जीता। फिर अभी नगर निगम का चुनाव था हैदराबाद में, 44 सीट वहाँ से जीता। फिर गए बिहार, 5 सीट जीता। तो ओवैसी साहब यूपी में लड़ रहे हैं, तो किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? दर्द होना नहीं चाहिए। उनको लग रहा कि उनका अपना व्यक्तिगत उन्होंने मजबूत बनाया। 4 बार उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे यूपी के, स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 1 बार यूपी के मुख्यमंत्री थे। तो उन्होंने जब पार्टी के लिए और लोगों के लिए इतना काम किया है, तो उनको चिढ़ने की ज़रूरत नहीं और पेट में दर्द होने की ज़रूरत नहीं। लोग अपना व्यक्तिगत बयान दे सकते हैं, इस पे किसी की उनका व्यक्तिगत बयान, हम व्यक्तिगत बयान, आपने कहा व्यक्तिगत बयान है उनका, हम मानते हैं। लेकिन हम ये एक सवाल भाई साहब से भी करना चाहते हैं, दोनों लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग से और ओवैसी जी के पार्टी के भी भाई हैं, उनसे भी सवाल करना चाहते हैं कि हमारे पेट में आपने कहा कि दर्द क्यों हो रहा है। हम स्वागत करते हैं आपके बयान का, लेकिन साथ ही साथ आपसे एक जवाब भी चाहते हैं कि अगर ओवैसी साहब अपनी पार्टी के विस्तार के लिए यूपी में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। लेकिन अगर आप दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया उत्तर प्रदेश में स्कूलों की दशा और दुर्दशा देखने के लिए आते हैं, तो उनको परमिशन क्यों नहीं मिलता है और ओवैसी साहब को परमिशन मिल जाता है? इस बात को भी स्पष्ट करने की। परमिशन को लेकर भी जो सवाल उठ रहे हैं परमिशन जी, परमिशन किसको नहीं दिया गया? ओवैसी जी को परमिशन मिला है और मनीष सिसोदिया जी को परमिशन नहीं दिया गया। अब मनीष सिसोदिया जी परमिशन मांगने नहीं जाएंगे, परमिशन मिलेगा, परमिशन उनके घर पे पहुंचेगा नहीं? क्या हम लेके अधिकारी उनके घर पे पहुंच जाएंगे? अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि किसी स्कूल को देखने के लिए परमिशन की जरूरत होगी? तो फिर कहीं नहीं आए मनीष सिसोदिया जी? मनीष सिसोदिया आए थे, उनको रोका गया, उनको डाक बंगले में रोक दिया गया, उनको होम अरेस्ट किया गया। अब हम आपसे सवाल करना चाहते हैं कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाले, भारतीय जनता पार्टी में संविधान का गला घोटने वाले लोग, किसी को स्कूल चेक करने के लिए या स्कूल की दशा या दुर्दशा देखने के लिए परमिशन की जरूरत पड़ेगी? गला घोटने? अरे इसमें गला घोटने का, मैं कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर आ रहा है किसी भी राज्य में, अगर किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री है, किसी प्रदेश का मंत्री है, तो अगर परमिशन नहीं रहेगा तो प्रशासन उनकी सुरक्षा कैसे मुहैया कराएगा? या कोई घटना या दुर्घटना हो गई किसी के साथ, उसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार यूपी सरकार होगी, जिम्मेदार वहाँ का डीएम होगा, जिम्मेदार वहाँ का एसपी होगा। कौन जिम्मेदार होगा उसका? अगर आप हमको अगर यहाँ के सरकार को, यहाँ के प्रशासक को आप सूचना नहीं देंगे, जिम्मेदार उसका कौन होगा? कोई घटना घटेगी तो
कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? घटना की जिम्मेदारी लेने वाले लोग जरा ये बता दें कि यूपी में आज प्रशासन की और शासन की कानून व्यवस्था का क्या हाल है। आप हर घटना की जिम्मेदारी ले रहे हैं। जिस दिन यूपी में ओवैसी साहब को परमिशन मिला, ठीक प्रशासन ने उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थित चुनिंदा संगठनों को भी परमिशन दिया था इसी अंबारी बाजार में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग और ये शासन सत्ता में बैठे हुए लोग दोनों लोग चाहते हैं। आज का मुद्दा आज के मुद्दे पर ही बात हो रही है मित्र। हम उस आपके सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग मेन मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी साहब भारतीय जनता पार्टी के बी टीम हैं, बी टीम बनकर के काम कर रहे हैं। ये बात निरहुआ के बयान से भी साबित हो रही है और साक्षी महाराज के बयान से भी साबित होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिनेश लाल यादव की जो फिल्में होती थी, ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के लोग बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के देखते थे। यहाँ तक कि एक एक शो को देखने के लिए कई कई दिन तक वो इंतजार करते थे जब सिनेमा हॉल चलते थे। लेकिन आज मोबाइलों पे देखने के लिए या इंटरनेट पे देखने के लिए या हॉटस्पॉट पे देखने के लिए वो हमेशा लगे रहते हैं। तो क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, निरहुआ ने एक बयान लोकसभा चुनाव में भी दिया था। उनका बयान हमें याद है। उन्होंने कहा कि अगर मैं अधर्म के साथ हूँ तो मैं चुनाव हार जाऊंगा। और परिणाम सबके सामने आया कि वो चुनाव जीते कि हारे, वो खुद अपनी काउंटिंग नहीं कराने आए थे। तो वो अपने बयान पर कायम हैं। हम उनका कहते हैं कि ठीक है, उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, वो अपने दिमाग का इलाज करा रहे हैं। दिनेश लाल यादव का दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। दिनेश लाल यादव दिमागी संतुलन गड़बड़ हो गया जी। आपके जो हैं सहयोगी वो बता रहे हैं कि इस तरह से जो है भाई समाजवादी पार्टी के नेता हैं। जी। जब यादव कहीं दूसरी जगह किसी दल में राजनीति करता है जी, यादव जब किसी दल में दूसरे दल में राजनीति करता है तो उस समय सारे यादव इनको ये समझ में आता है। यहाँ ये होता है ना कि अगर यादव है तो समाजवादी पार्टी में जो है वही यादव है। समाजवादी पार्टी से हटकर राजनीति करने वाला व्यक्ति यादव नहीं हो सकता। ये समाजवादी पार्टी का मानना है, मेरा मानना नहीं है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि अगर समाजवादी पर से हट के आप कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं, आप बसपा की राजनीति कर रहे हैं, आप MIM की राजनीति कर रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इनको लगता है कि यादव नहीं है। मतलब यादव होना समाजवादी पार्टी है। यादव भाई साहब कहने का मतलब है ना, वो अभी जैसे एक बयान आया था पिछले लोकसभा चुनाव में अबू हाशिम आजमी जी का, प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र, उनका बयान आया था कि जो व्यक्ति जो मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगा उसके DNA में खोट है, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। ये संत कबीर नगर के और अखिलेश जी के जनसभा का बयान था, वो दूसरी जगह का बयान नहीं। जिस तरह से दिनेश लाल का जो ये बयान आपके सामने आ रहा है और आपने जो प्रतिक्रिया दिया है, तो उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि उनके भोजपुरी करियर के साथ साथ जो ये है जिले पे उन्होंने चुनाव लड़ा था, सदस्य आजमगढ़ सदस्य उन्होंने चुनाव लड़ा था, और यहाँ की जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले मैं राजेश भाई का जवाब दे दूं। परमिशन को लेके और परमिशन को ना लेके, जब यहाँ पे सपा की गवर्नमेंट थी और अखिलेश यादव जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो ओवैसी साहब ने उनको 29 बार आवेदन किया था कि मुझे उत्तर प्रदेश में जाने का मौका मिले। तब उन्होंने क्यों रोका? जो विपक्ष में रहता है, जो सत्ता में रहता है, उनकी खामियां ढूंढना लोगों की आदत है। और दूसरी बात, ओवैसी साहब पिछले 12 तारीख को आए थे, जब माहौल में उन्होंने खुले मंच से कहा था कि यहाँ मैं बहुत पहले से आना चाहता था, लेकिन सपा गवर्नमेंट ने मुझे आने नहीं दिया। तो किसी ने आने दिया? लोकतांत्रिक का अधिकार, आप कहीं भी जा सकते हो। VVIP है, उन्होंने मांगा, उन्होंने सुरक्षा दी, वो आए। तो मतलब कि ओवैसी जी का सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नहीं, कहीं जाना कहीं आना किसी का सपोर्ट नहीं होता। अब वो अभी बंगाल का आप देख लीजिए। नहीं, जिस तरह से दिनेश लाल यादव जी भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, और स्टार प्रचारक उन्होंने कहा कि चाचा ओवैसी उत्तर प्रदेश से लड़ी है चुनाव। जी, किसी के लिहाज करना, बड़ों की इज्जत करना, किसी के सामने चाचा लगाना, जी लगाना, भाई लगाना, वो तो अच्छा का अधिकार है। और उनका व्यक्तिगत बयान था, उन्होंने क्या कहा, वो पार्टी से हटके, लोगों से हटके अपना व्यक्तिगत बयान दे सकते हैं। जब समाजवादी पार्टी का जैसे ओवैसी जी लड़ रहे हैं, तो ज़्यादातर वोटें जो हैं समाजवादी पार्टी की कटेंगी। जो वोट बैंक है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो समाजवादी की कटेंगी। इससे भारतीय जनता पार्टी और
आपकी पार्टी को क्या फायदा होगा? मैंने कहा डर किस बात की, डर किस बात की? 5 बार आप मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, लोगों के लिए आपने कुछ किया होता, एक समुदाय के लिए आपने कुछ किया होता, तो डर किस बात की है? आप खुले मन से चुनाव लड़िए, कुछ किया है तो वो लोग आएंगे, नहीं किया है तो अपना जनाधार दूसरी जगह लेके जाएंगे। हर पार्टी का अपना नेता है, तो मुसलमानों ने अपना एक नेता चुना, तो गलत क्या किया? मतलब कि ओवैसी जी सिर्फ मुसलमानों के नेता हैं? नहीं, सबके अपने एक नेता हैं। यादव अभी आपने कहा कि बिल्कुल है, बिल्कुल है। मुसलमानों का एक अपना लीडर चाहिए था, एक आवाज़ उठाने वाला चाहिए था। वैसे साहब पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते हैं, लोगों की बात करते हैं, लेकिन सर समुदाय की वो बात करते हैं। जब भी पार्लियामेंट में आप उनकी स्पीच सुनते होंगे, वो किसी एक धर्म के लिए नहीं बोलते। वो जितना गलत होता है, जो भी अत्याचार होता है, जो भी बात होती है, वो पार्लियामेंट में सबकी बात उठाते हैं। सबकी बात उठाते हैं। तो आप क्या कहेंगे? मैं आपको कहना चाहता हूं कि ओवैसी साहब माहौल में आए थे, उनका एक भी बयान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ नहीं था। और आपने कहा वो यदि खिलाफ देंगे तभी वो अलग होंगे। नहीं, हमने कहा, आपने कहा वो सर्व समाज की बात करते हैं। उन्होंने आज तक किसानों के आंदोलन के बारे में एक शब्द भी कहा? इसलिए नहीं कहा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संरक्षित नेता ओवैसी साहब हैं, उनकी बी टीम बन के काम कर रहे हैं और शासन सत्ता के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए ओवैसी साहब ने किसान आंदोलन के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा था। आप जब पार्लियामेंट में उनकी स्पीच सुनेंगे, इसलिए अभी 15-16 मिनट उनको थोड़ी देर पहले बोलने का मौका मिला था, उन्होंने एकदम पुरजोर तरीके से समर्थन किया था किसानों के लिए। और वो ऐसे नेता नहीं है जो बात एक बंद कमरे में बात करते होंगे। वो जब पार्लियामेंट में बोलते हैं, किसी स्टेज पे बोलते हैं या कहीं किसी मंच पे बोलते हैं, वो बिल्कुल शेरों की तरह बोलते हैं, आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं। इसीलिए दिनेश लाल यादव ने उनका समर्थन करने के लिए आगे बढ़ गए कि भैया चाचा आ रहे हैं तो फिर ऐसा नहीं, मैंने कहा उनका व्यक्तिगत विचार था वो। और किसी को चाचा कहना, किसी को भाई कहना। आगे जो लग रहा है कि दिनेश लाल यादव का कहीं रुझान आपकी पार्टी की तरफ तो नहीं है। अभी थोड़ी दिन पहले आपने एक वीडियो देखी होगी, एक फोटो देखा होगा फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, कि माननीय नेताजी से यूपी के मुख्यमंत्री जी मिलने गए थे और शिवपाल चा उनके बगल में बैठे थे, डिम्पल भाभी उनके बगल में बैठी हुई थी। तो क्या अखिलेश जी बीजेपी में होने जा रहे हैं? ऐसा नहीं, व्यक्तिगत जो होता है, किसी के साथ आप चाचा लगा सकते हैं, किसी के साथ आप भाई लगा सकते हैं, लेकिन विचार कैसा है? व्यक्तिगत विचार अलग होता है, पार्टी का प्रवक्ता जो विचार देता है वो अलग होता है। नहीं, इस गाने से आपको क्या लगता है, जो गाना आपने अभी सुना, उस गाने से क्या लगता है कि कैसा प्रभाव है? गाना तो मैंने बहुत ज़्यादा सुना नहीं, लेकिन फिर मैं अपना लफ्ज़ दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि वो उनका व्यक्तिगत विचार होगा। व्यक्तिगत विचार था, वो व्यक्तिगत विचार नहीं है, वो आंतरिक विचार है। वो मन में जो उनके भाव उठा, उनके मन में जो खुशी उठी, वो बाहर आ गई। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी साहब के बीच में एक गुप्त समझौता हुआ है। इस गुप्त आपको नॉलेज है? वो गुप्त समझौता इसलिए हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी 4 साल में कोई काम नहीं किया है, उद्घाटन का उद्घाटन किया है, शिलान्यास का शिलान्यास किया है, अखिलेश सरकार के कामों का फीता काटा है। इस गुप्त समझौते से क्या फायदा होगा आपको? गुप्त समझौते से वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होगा उत्तर प्रदेश में, और सारे के सारे मुद्दे दब जाएंगे। किसान आंदोलन से लेकर के आरक्षण से लेकर के सारे मुद्दे दब जाएंगे। उसमें वो सारे मुद्दे दब जाएंगे जो 89 IAS बिना परीक्षा के चुन लिए गए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। ये जैसे ज्वलंत मुद्दे, ये सारे के सारे दब जाएंगे और ओवैसी साहब के सहारे भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में। अच्छा, जब से ओवैसी साहब का यहाँ आगमन हुआ है आजमगढ़ में खासकर, तब से सपा में बेचैनी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। ओवैसी साहब के आने से सपा में बेचैनी कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ओवैसी साहब को प्रायोजित कार्यक्रमों के तहत लाना चाहती है, उनको प्रायोजित कार्यक्रमों के तहत सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराना चाहती है। हम इस प्रदेश को और देश को बचाने की राजनीति कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की राजनीति कर रहे हैं। हमारा ध्येय शासन सत्ता नहीं है, हमारा ध्येय इस देश को बचाने का है, हमारा ध्येय इस संविधान को बचाने का है। अगर संविधान को बचाना है तो हमें ओवैसी साहब के सहयोग की जरूरत पड़ती, लेकिन ओवैसी साहब भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन करके सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके ये समीकरण बना करके जी, हम आपसे फिर मिल रहे हैं। जिस तरह से आपने आरोप लगाया है कि इससे समाजवादी पार्टी के वोट बैंक को तोड़ने का जो रणनीति आपने बी टीम तैयार करके किया है, तो इस पर क्या कर रहे हैं?
क्योंकि आपके स्टार प्रचारक दिनेश लाल यादव निरहुआ जी उनकी गाना बहुत लोगों ने सोशल मीडिया पर अभी फिर हम बता रहे हैं कि इतना जबरदस्त लाइक और शेयर कर रहे हैं कि उस पर इतना ज्यादा कमेंट आ रहे हैं कि वो खुद सुपर हिट हो गए हैं। एक चीज़ बता दें भाई साहब, समाजवादी पार्टी के जितने, मैं ये कहता हूँ अखिलेश जी ने काम किया था, जी अगर काम किया था जी तो जनता के बीच में काम भी आया होगा, जी और काम आया होता जी तो जनता ने उनको मतदान भी किया होता। जी 228 सीट से घट के 47 सीट पर आ गए। जी ईवीएम हटाई देख लीजिए, 227 सीट से घट के 47 सीट पे आ गए। जी नहीं अब एक मेरी मैं उसका भी बयान, और 29 बार, जैसे अभी अशरफ भाई ने कहा है कि 29 बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री काल में 29 बार ओवैसी जी की मीटिंग को परमिशन नहीं दिया गया। जी तो या तो ये समझ रहे थे कि ओवैसी के आने के बाद सपा का गढ़ ढा जाएगा, जी ओवैसी जी के आने के बाद या तो सपा का घर ढहता हुआ इनको दिखाई दिया, या ये इस बात को डर रहे थे कि अगर ओवैसी आ गए समाजवादी पार्टी की राजनीति खत्म हो जाएगी उत्तर प्रदेश से, और ठीक उसी रास्ते पर चल रही समाजवादी पार्टी 228 सीट से घटकर 47 सीट पर आ गई, और आने वाले दिन में मैं चलने देता हूँ 27 सीट पर। अब तो दिनेश लाल यादव का बयान कहीं आप पर न प्रभाव डाल दे। दिनेश लाल यादव का बयान, मैं फिर कह रहा हूँ, दिनेश लाल यादव का जो भी बयान पेश किया गया है वो पूर्ण रूप से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। तो सर आप क्या कहेंगे कि आपका जो बी टीम चल रही है, ओवैसी साहब का आगमन उत्तर प्रदेश में हो चुका है, हलचल दोनों पार्टियों में बराबर लगी हुई है कि किसका वोट कहाँ जाएगा, लेकिन फायदा कहीं आपको विशेष मिल रहा है। बी टीम की बात बिल्कुल गलत है। जी ओवैसी साहब यहाँ पे अपना कैंडिडेट लड़ाएंगे, जी और इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक बार मैं और कह दूं, जैसे सपा को लगता है कि ओवैसी साहब के आने से नुकसान है फायदा है, तो मैंने कहा गठबंधन की बात कर लो, आप जी गठबंधन कर लो। आपका तो गठबंधन हो चुका है, भागीदारी संकल्प मोर्चा बना है, उसमें 9 पार्टियां इंक्लूड हैं, तो मैं कह रहा सपा भी आ जाए, सब लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। सब लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। हाँ, आपने कहा कि हम ओवैसी साहब यहाँ उम्मीदवार लड़ाएंगे, वो बिहार में भी लड़ाए थे, और बिहार में क्या हुआ परिणाम सबके सामने है। उन्होंने वोट काटा, सांप्रदायिक वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, और धर्मनिरपेक्ष दलों का वोट काट करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनाया, और जितने इनके ओवैसी के पार्टी के विधायक चुने गए थे, 5 विधायक चुने गए। एक मिनट, भारतीय जनता नहीं, पार्टी नहीं, में बिहार में ये धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं, ये धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं, क्या ओवैसी जी के प्रोग्राम को रोका गया, उनके परमिशन को रोका? वो धर्मनिरपेक्ष जी बात सही कह रहे हैं कि ओवैसी जी का परमिशन क्यों रोका? आखिरकार ओवैसी जी से उतना हमदर्दी क्यों है आपको? नहीं, हमको हमदर्दी नहीं है, हमको ये है जो ये कह रहे हैं कि सांप्रदायिक शक्तियां हैं, धर्मनिरपेक्ष का निष्पादन किया जा रहा है। बिहार में चुनाव था भैया, मैं आपको बताऊं, जब बिहार में चुनाव था, ओवैसी साहब ने खुला बयान दिया था कि मेरा दरवाजा, मेरी पार्टी का दरवाजा बिल्कुल खुला है, कोई भी गठबंधन की बात कर सकता है, और उन्होंने गठबंधन की बात किया था तेज प्रताप यादव जी से। जब ओवैसी साहब क्या होता है कि घमंड ज्यादा हो जाता है किसी को लेके, किसी चीज को लेके, कि कुछ वोट मेरे अपने हैं, वो खानदानी मेरे वोट है, वो जाएंगे नहीं, तो वो गलतफहमियां वहां से उनकी दूर हो गई है। नहीं, जो दिनेश लाल जी का बयान ओवैसी जी को लेकर है, इससे ओवैसी जी को कितना फायदा होने वाला है? फायदा नुकसान के बारे में नहीं जानता मैं, लेकिन मैं फिर से दोबारा दोहरा दूं कि उनका ये व्यक्तिगत बयान है, व्यक्तिगत बयान भले हो, लेकिन अंदर से आवाज तो कुछ निकली है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो निरहुआ सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। उनके मुख से निकली हुई एक एक बात वो पूरे देश में उनके नाम भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्मण रेखा के नाम से जानी जाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि लक्ष्मण रेखा है। मैं फिर कह रहा हूँ, दिनेश लाल जी के बयान को सोशल मीडिया पर तोड़ मरोड़ कर परोसा जा रहा है, उनके छवि को धूमिल करने के लिए सोशल मीडिया पर परोसा जा रहा है। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा होगा। दिनेश लाल जी भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। यदि कहे होंगे तो क्या कहेंगे आप? नहीं, कोई सवाल नहीं है, कोई सवाल नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं, मैं काफी 2-4 कम से कम 10 बार मेरी मुलाकात भी उनसे हुई है, लेकिन इस तरह का बयान देने का कोई सवाल ही नहीं उठता दिनेश लाल जी का। ये उनके बयान को सोशल मीडिया पर तोड़ मरोड़ कर चलाया जा रहा है। राजनीति में कुछ भी हो सकता है।
मैं इसीलिए कह रहा हूँ राजनीति में कुछ भी हो सकता है, ये भी इसीलिए बयान भी आ सकता है। इसीलिए तोड़ मरोड़ कर फंसाया जाए, उनको चलाया जा रहा है कि क्योंकि वे पूरे पूर्वांचल के यादव समाज के नेता वो बनते चले जा रहे हैं और यादव समाज में ये धर्म के साथ है इसलिए हार गए। ये जो सिलसिला है ऐसा चलता रहेगा, लेकिन इसका प्रभाव क्या होगा, क्या सही है क्या गलत है, हम फिर कहीं किसी और मोड़ पर दिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।